तो फिल्म की कहानी 1956 में शुरू होती है, जहां हम फ्रांस का टैरस्कॉन जगह देखते हैं। यहाँ जैक्स नाम का बंदा चर्च में फादर की मदद करता था, लेकिन एक दिन जब वो बेसमेंट में फादर के लिए वाइन लेने जाता है तो वहां वाइन का जार बर्स्ट कर जाता है। इनफैक्ट जब वो एक फुटबॉल को अंधेरे जगह की तरफ किक करता है तो फुटबॉल वापस आता है। हम समझ पाते हैं कि इस जगह को वालक यानी नन हॉन्ट कर रहा है। इनफैक्ट जब जैक्स फादर के पास जाता है तो फादर एकदम से हवा में लेविटेट कर जाते हैं और उनके शरीर में आग लग जाती है, यानी कि जैक्स के सामने ही फादर मारे जाते हैं। और इसके ठीक बाद हम एक इंसान को चर्च के पास से ही कहीं जाते देखते हैं जिसका परछाई नन जैसा था। दिस डिपिक्टेड कि वो इंसान जो कोई भी है उसे ही वालक पजेस करके रखा है। यहाँ से कहानी सिस्टर आयरीन पे फोकस करती है, जिन्हें हम नन के पार्ट 1 में भी देख रखे हैं। सिस्टर आयरीन सिस्टर डेब्रा से काफी क्लोज है और यहाँ डेब्रा थोड़ी रेबल सी है। ये दोनों एक दूसरे से अपनी पास्ट स्टोरी शेयर करती हैं, जहां हम जान पाते हैं कि डेब्रा मिसिसिपी से है और कुछ ट्रबल के कारण उनका घर जला दिया गया था। इसके बाद डेब्रा का भाई मिलिट्री ज्वाइन कर लिया और डेब्रा को चर्च ज्वाइन करवा दिया गया। वहीं आयरीन बताती है कि वो अपनी मॉम से काफी क्लोज थी और उसकी मॉम बहुत रिलीजियस भी थी। उन्हें कुछ विजन्स आते थे और ऐसे में आयरीन के पिता डॉक्टर्स बुलाकर उनके मॉम को अलग कर दिए और फिर आयरीन चर्च ज्वाइन कर ली। एनीवेज एक दिन आयरीन को एक अजीब सा सपना आता है जिसमें वो नन को देख पाती है और यहाँ मॉरिस नन से पजेस्ड होकर हेल्प की गुहार लगा रहा था। अब आप पूछोगे मॉरिस कौन है? वेल नन पार्ट 1 अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा, नहीं भी याद है तो मैं जल्दी आगे बता दूंगा। अब इत्तेफाकन उसी दिन सिस्टर आयरीन से मिलने चर्च के हायर अप्स आते हैं और कहते हैं कि हाल फिलहाल में कई जगह लोग मारे जा रहे हैं और हो न हो ये किसी डेविल का काम है। फॉर एग्जाम्पल सेलेस्टे हंगरी में एक इंसान की मौत हुई, देन ग्राज ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही कुछ हादसा हुआ, देन इटली में और कई और जगह। एंड रिसेंटली तो हम देखे ही थे कि फ्रांस के टैरस्कॉन में फादर के साथ क्या हुआ था मूवी के स्टार्टिंग सीन में, जहां वो जल गए थे। तो हाँ, ये भी इसी इवेंट चेन का हिस्सा था। ये एक तरह का पैटर्न जैसा था जहां लोग मारे जा रहे थे और कहीं ना कहीं ये इविल एंटिटी वेस्ट की ओर बढ़ रही है, क्योंकि यही इविल एंटिटी लोगों को मारते हुए अपना जगह चेंज कर रही है। लोग अनुमान लगा रहे थे कि इस इविल एंटिटी का ओरिजिन रोमानिया से हो सकता है, तो ऐसे में सिस्टर आयरीन को इससे जड़ से खत्म करना है। आयरीन पहले तो मना करती है कि नहीं, मैं ऐसे कोई काम नहीं करूंगी, लेकिन उनके अलावा इस तरह से इविल को हैंडल करने का एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं था, इसीलिए उन्हें ही इस टास्क को लेना पड़ता है। तो आयरीन ट्रेन पे निकल जाती है इस पूरे केस की छानबीन करने और यहाँ डेब्रा भी चोरी छुपके आयरीन के साथ ट्रेन पे आ जाती है। ये दोनों फिलहाल फ्रांस के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम फ्रांस के एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल का नजारा देखते हैं, जहां मैडम लॉरेंट इस स्कूल को चलाती हैं। स्कूल में केट नाम की एक टीचर है, उनकी बेटी है सोफी। अब सोफी एक बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन इस स्कूल में कुछ बदमाश लड़कियां भी हैं जो सोफी को बुली करती हैं। स्कूल में हम मॉरिस को भी देख पाते हैं। जी हाँ, याद है पिछले पार्ट का एक बंदा जो सिस्टर आयरीन को लास्ट में बचाया था, लोग उसे प्यार से फ्रेंची भी कहते थे। वेल वही मॉरिस है। मॉरिस यहाँ हर तरह के काम करता है, लाइक गार्डनिंग, प्लम्बिंग। बेसिकली हम कह सकते हैं कि स्कूल को मेंटेन करने का हर तरह का काम मॉरिस करता है। अब यूं तो मॉरिस काफी काइंड है, केट पे लाइन मारता है, सोफी उसे पसंद करती है, लेकिन उसका एक डार्क साइड भी है। अब याद करो पिछले फिल्म के एंड में क्या हुआ था, डेविल मॉरिस के अंदर आया था और हमने इस बात को देखा था। वेल मॉरिस अब तक पजेस्ड है और कभी कभी वो अजीब हरकतें करता है। लाइक एक बार वो अपने घर में आए सामान की डिलीवरी करने वाले बच्चे को मार गिराता है। इनफैक्ट मूवी के पहले एक्ट में जिस इंसान की परछाई नन जैसी थी वो मॉरिस ही था, यानी कि मॉरिस ही नन के प्रभाव में या फिर नन ही ये सारी कत्ले कर रहा है। एनीवेज तो स्कूल में एक बार वो बुली लड़कियां सोफी को वहां के चैपल में फंसा देती हैं, जहां जाना सख्त मना था। इस चैपल में हम असाधारण गतिविधियां देखते हैं जो कि ऑब्वियसली नन के करतूत थे। इनफैक्ट यहाँ एक ग्लास था जिसपे एक मॉन्स्टरस गोट की पिक्चर थी। जब लाइट एक पर्टिकुलर एंगल पे ग्लास को हिट करता था तो गोट की आंख रेड हो जाती थी और रेड जैसा एक लाइट प्रोजेक्शन कमरे में होता था किसी एक स्पेसिफिक स्पॉट पे। अब इस चैपल के अंदर सोफी को कई बार नन दिख रही थी, उसे डर लग रहा था, लेकिन एन वक्त पे मॉरिस उसे बाहर निकालता है और यहाँ हुई असाधारण गतिविधियों के कारण सोफी काफी डर गई थी। इनफैक्ट बाहर आने के बाद भी सोफी को नन दिखाई देती है और ऐसे में सोफी को फील होने लगा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इधर मॉरिस केट से पूछता है कि आखिर इस चैपल को लॉक करके क्यों रखा गया है और बच्चों को यहाँ जाने क्यों नहीं दिया जाता। केट बताती है कि मैडम लॉरेंट का पहले एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम सेड्रिक था। पास्ट में जब बॉम्बिंग्स वगैरह हुआ था तब सेड्रिक उसी जगह पे मारा गया था, तो तभी से मैडम चैपल को लॉक रखती हैं और वहां किसी को भी जाना मना है। खैर दूसरी तरफ सिस्टर आयरीन और सिस्टर डेब्रा टैरस्कॉन पहुंचते हैं और वो लोग उसी चर्च में जाते हैं जहां के फादर जल के मारे गए थे। वहां से उन्हें पता लगता है कि कोई फ्रेंची यहाँ काम करता था और फ्रेंची का नाम सुनते ही आयरीन समझ जाती है कि जरूर फ्रेंची ये कोई और नहीं बल्कि मॉरिस ही है। एंड देन मॉरिस तो पिछले पार्ट में नन से भिड़ा था, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि मॉरिस
मींस ही पोजेस्ड है। आयरीन यहाँ जैक से भी मिलती है और उसे जैक्स के पास फादर का रोजरी दिखता है। वो जैक्स का पीछा करती है, लेकिन चलते हुए वो सुनसान गली में पहुंच जाती है जहां एक बुक स्टॉल के पेजेस पलट के नन की पिक्चर बनाते हैं। नन यहाँ आयरीन को तगड़ा जंप स्केयर देती है जिससे आयरीन बेहोश हो जाती है। एन वक्त पे डेब्रा आकर आयरीन को डॉक्टर के पास ले जाती है और यहाँ बेहोशी की हालत में आयरीन कुछ चीजें देखती है, लाइक फायर, कोई इंसान किसी लेडी के आईज में चाकू मार रहा है इत्यादि। अब हम समझ नहीं पाते कि ये विजन क्या था, लेकिन इसका सेंस थोड़ी ही देर में आपको आगे पता चल जाएगा। दूसरी तरफ स्कूल में रात को मैडम लॉरेंट को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाके चेक करती है और वहां चैपल के गेट पे मॉरिस अपना सर पटक रहा था। मैडम फौरन मॉरिस को पुकारती है और वो अपने होश में आता है, जिसके बाद वो यहाँ से अजीब तरह बिहेव करके चला जाता है। अब मॉरिस के जाने के बाद भी मैडम को चैपल के अंदर से आवाज आती है जो कि मामा कह रहा था। मैडम चैपल के अंदर जाती है और वहां उन्हें अपने मरे हुए बेटे सेड्रिक का घोस्ट दिखता है, जिसके पीछे ऑब्वियसली नन थी। सेड्रिक का घोस्ट मैडम पे हमला कर देता है और वहां का एक भारी भरकम चेन मैडम पे गिरता है, जिससे वो वहीं पे मारी जाती हैं। अगली सुबह केट को मैडम की लाश चैपल में मिलती है और पूरा स्कूल शॉक में चला जाता है, स्पेशली सोफी। वहीं दूसरी तरफ आयरीन को होश आता है और अब उसे कुछ चीजें समझ आने लगती है। सबसे पहले तो वो हर उन कत्ल के फोटोज को देखती है जो कि डेविल से किसी न किसी तरह एसोसिएटेड थे। बताया था ना मैंने, कई जगह पे डेविल मारे जा रहा है लोगों को। इन सब का जो फोटोज था उसमें एक सिंबल कॉमन था और ये वही सिंबल था जो कि जैक्स के पास वाले रोजरी में था। इसके अलावा अपने विजन में वो सेंट लूसी को देखी थी जिन्हें पास्ट में पेगन्स ने मार डाला था और उनके आंख को निकाल दिया गया था। तो कहीं ना कहीं इस सिंबल का सेंट लूसी के हिस्ट्री से कुछ कनेक्शन जरूर था। यही जानने के लिए आयरीन अपने एक फ्रेंड को विजिट करती है जो कि कैथोलिक आर्काइव्स में काम करता था। वो ये सिंबल तुरंत पहचान जाता है एंड देन वो बताता है कि दरअसल ये एक फैमिली क्रेस्ट है। जब पास्ट में बहुत पहले सेंट लूसी को मार के उनका आंख निकाल दिया गया था पेगन्स द्वारा, तब सेंट लूसी की फैमिली बच गई थी। उन्होंने लूसी की आइज, जो कि अब एक होली रेलिक थी, उसे प्रोटेक्ट किया। तो जिसके पास भी ये सिंबल यानी कि फैमिली क्रेस्ट है, वो कहीं ना कहीं सेंट लूसी के वंश से जुड़े हुए हैं और ये डेविल उन्हें ही हंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे वो होली रेलिक चाहिए। दरअसल हो सकता है कि ये डेविल पहले एंजल हुआ करता था जिसे गॉड रिजेक्ट कर दिए। ऐसे में वो अपना पावर खो दिया और इस होली रेलिक को पाकर वो अपना पावर वापस से हासिल कर लेगा, यानी कि एक डेविल जिसके पास एंजल की ताकत हो। इसीलिए वो जगह जगह जाकर इस फैमिली को मार रहा है। बेसिकली वो उस होली रेलिक को खोज रहा है विच इज आइज ऑफ सेंट लूसी। तो इससे पहले वो डेविल यानी नन होली रेलिक को खोज ले, आयरीन को वो रेलिक खोजना होगा और उसी रेलिक को नन के अगेंस्ट इस्तेमाल करके उसे वापस नर्क भेजना होगा, क्योंकि ये रेलिक काफी पावरफुल है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि आखिर ये रेलिक होगा कहाँ? वेल, इन्हें पता लगता है ऑब्वियसली वही आर्काइव वाले बंदे से कि जील पॉल रिडा नामक इंसान के पास ये रेलिक था जो कि इसे एक मोनेस्ट्री में दफना दिया था। देन उस जगह पे एक वाइन सेलर बना और फिलहाल वहां एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल है, यानी कि जिस स्कूल में सोफी, केट वगैरह है ना, उसी के चैपल के अंदर वो रेलिक है जहां पहले वाइनरी हुआ करता था और उससे पहले ऑब्वियसली मोनेस्ट्री। नो वंडर नन इस जगह पे है क्योंकि वो रेलिक खोज रही है मॉरिस को पजेस करके। ये जानते ही सिस्टर आयरीन और डेब्रा दोनों इस गर्ल्स स्कूल की तरफ निकलती हैं। नाउ स्कूल में हम मॉरिस को देखते हैं जो सोफी और केट के साथ था और अचानक ही नन उसके ऊपर हावी हो जाती है। उसका ये हाल देख सोफी डर जाती है। इनफैक्ट नन सोफी पे हमला भी करती है। मॉरिस किसी तरह खुद को कंट्रोल करते हुए केट और सोफी को वहां से भगाने लगता है, लेकिन एन मौके पे सिस्टर आयरीन वहां पहुंचती है। आयरीन कहती है कि डीमन मॉरिस के अंदर ही है और जैसे ही मॉरिस को कन्फ्रंट किया जाता है, मॉरिस पूरी तरह से पोजेस्ड हो जाता है। मॉरिस सिस्टर आयरीन और डेब्रा पे हमला कर देता है, लेकिन डेब्रा किसी तरह मॉरिस के सर पे हमला करके उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद ये लोग मॉरिस को बांध देते हैं और फिर चैपल में रेलिक ढूंढने लगते हैं। यहाँ सोफी उन्हें वही गोट की रेड आइज वाली ग्लास दिखाती है और डेब्रा बाहर से इस पे टॉर्च से लाइट मारती है और ये रेड आई जमीन में जिस जगह रेड पॉइंट करता है उसे खोदने पे इन्हें वाकई में वो होली रेलिक मिल जाता है, यानी कि आइज ऑफ सेंट लूसी। दूसरी तरफ मॉरिस को होश आ जाता है और वो अपना बंधन खोल के निकल जाता है। पजेस्ड मॉरिस के अलावा हम यहाँ एक डेविल को अपने असली फॉर्म में देखते हैं जो कि बाकी बच्चियों पे अटैक कर देता है, स्पेशली उन बुली करने वाली लड़कियों पे। इन्हें डेब्रा किसी तरह इस डेविल से बचाती है, लेकिन ये डेविल अलग अलग रूप में इन बच्चियों को डरा रहा था। लाइक एक बार होल से देखने पे डेविल इन्हें मैडम के रूप में दिखता है जिनके फेस पे कॉकरोचेस थे। कॉकरोच इसलिए क्योंकि कॉकरोच से वो डरती थी और ये बच्चे मस्ती में कई बार मैडम के घर में कॉकरोच छोड़ देते थे। खैर वहीं दूसरी तरफ मॉरिस आयरीन पे हमला कर चुका था। ऐसे में सोफी रेलिक लेकर वहां से बेल टावर पे चढ़ जाती है और मॉरिस सोफी के पीछे पीछे उस टावर में आता है।
जब मॉरिस सोफी के पास पहुंचता है तो ये रेलिक काइंड ऑफ एक्टिवेट होता है। हम उसमें एक येलो सा लाइट जलते देखते हैं जिससे हम मॉरिस को थोड़ा विचलित होते जरूर देखते हैं। इन सब असाधारण गतिविधियों के कारण पूरा बेल टावर हिलता है जिससे बेल टूट जाता है। इनफैक्ट पूरा बिल्डिंग ही काइंड ऑफ कोलैप्स करने लगा था और सोफी किसी तरह जान बचाकर नीचे आती है। यहाँ आयरिन सोफी से मिलती है और हम पजेस्ड मॉरिस को भी देखते हैं। ऐसे में आयरिन रेलिक की मदद से मॉरिस को रोकती है और हम मॉरिस के आंख नाक सबसे खून निकलते देखते हैं। इस सीन को देखकर ऐसा लगता है मानो मॉरिस मारा गया। इनफैक्ट सभी रोने भी लगते हैं, लेकिन अचानक ही मॉरिस उठता है और रेलिक छीन लेता है। देन वो रेलिक को जलाकर उसके पावर को काइंड ऑफ पा लेता है, जिसके बाद हम क्लियरली नन को उसके पीछे प्रकट होते देखते हैं जो कि अपने भीषण रूप में थी। दूसरी तरफ बच्चों के ऊपर डेविल अब भी अटैक कर रहा था और केट इन बच्चों को संभाल रही थी। डेविल एक बुली करने वाली केट जो मेन किड थी उसको स्टैब कर देता है, लेकिन यहाँ सभी दिमाग से काम लेकर डेविल से कहीं ना कहीं छुप रहे थे। बच्चों के छुपने में मदद केट कर रही थी क्योंकि डेब्रा फिलहाल सोफी के पास और इरिन के पास चली गई है। अब नन की बात की जाए तो वो रेलिक पाके काफी पावरफुल हो चुकी थी, जिसके बाद वो सोफी, आयरिन और डेब्रा पे हमला कर रही थी। नन आयरिन को ठीक मूवी के पहले सीन की तरह हवा में उठा देती है और जलाने लगती है, लेकिन तभी आयरिन को अपने माँ की याद आती है जो हमेशा कहती थी कि वो फॉरएवर उसके साथ है। आयरिन के इस बिलीफ के कारण आग बुझ जाता है और अब आयरिन समझ चुकी थी कि नन को कैसे हराया जाए। दरअसल खेल पूरा बिलीव करने का है भगवान पे। फॉर एग्जाम्पल चर्च में दिया जाता है ना वाइन और कहा जाता है इट्स क्राइस्ट ब्लड, हमें सर्कुलर उजला सा कुछ दिया जाता है, कहा जाता है ईट द क्राइस्ट बॉडी। सिमिलरली अभी वो वाइन सेलर में है और अगर वो प्रे करके बिलीव करेंगे तो यहाँ का सारा वाइन क्राइस्ट ब्लड की तरह काम करेगा। याद है नन के पार्ट 1 में क्राइस्ट ब्लड से ही तो नन को हराया गया था। बस फिर क्या था, इरिन और डेब्रा प्रे करती हैं जिससे सेलर का सारा वाइन फट के नन पे गिरता है और ये क्राइस्ट ब्लड की तरह काम कर रहा था। यानी कि इससे नन जल जाती है और डेविल भी खत्म होता है। एटलीस्ट नर्क तो पहुंची गई होगी, या पता नहीं वापस आ जाए। पता नहीं क्या वापस आएगी ही, तभी तो फ्यूचर के मूवीज में दिखती है हमें नन। ध्यान रहे वॉरेंस का जो नन से टकराव है वो आगे के टाइमलाइन में है और शायद एग्जॉर्सिज्म भी मॉरिस का हुआ है आगे, तो या गई नहीं है नन, ये तो श्योर है। धीरे धीरे मॉरिस भी नॉर्मल होता है और अब सब कुछ ठीक हो चुका है। मूवी के एंड में मॉरिस को काफी हेल्दी देखते हैं और वो केट और सोफी के साथ है। उसका टमाटर भी अब उग गया है। याद है पिछली मूवी में आयरिन उसे टोमेटो सीड्स दी थी क्योंकि मॉरिस को फार्मिंग करना पसंद था। वेल हाँ, वो कर रहा था और अब उसका टमाटर अच्छा खासा उग गया है। फिल्म खत्म होने से पहले हम आयरिन को थोड़ा शक वाला फेस बनाते देखते हैं, बट इट वॉज नॉट कंक्लूसिव, तो हम कह नहीं सकते वहां क्या हुआ। तो पता नहीं नन का अगला पार्ट आएगा या नहीं, आ भी सकता है अगर ये फिल्म अच्छा कमाती है। वैसे यहाँ मिड क्रेडिट सीन में हम वॉरेंस को जरूर देख पाते हैं जिन्हें फादर गॉर्डन का कॉल आया है किसी केस के सिलसिले में। यानी कॉन्जरिंग सीरीज तो पक्का आगे चलती रहेगी और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।